हे गाइस वेलकम बैक टू दिस माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी एम प्राची। गाइस ये फिर से मैं बता रही हूँ, कंटिन्यूशन है वीडियो का। मैंने लॉ का कैप्सूल वीडियो स्टार्ट किया था, बट यार एक साथ रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है, तो इसलिए मैं ऐसे पार्ट्स में कर रही हूँ। पर मैं पोस्ट एक साथ ही करने वाली हूँ इसको, तो आई होप आप लोग सीक्वेंस में देखोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये कैप्सूल रिवीजन सिर्फ और सिर्फ बिफोर एग्जामिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने रिवीजन कर लिया अपना तो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की चीज़ों को। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। सेक्शन 111, सेक्शन 111 जो है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर हैविंग 10% टोटल वोटिंग पावर शेयर कंपनी शैल गिव रिजोल्यूशन 6 वीक बिफोर। अगर सारे लोग मतलब 10% इसका टोटल वोटिंग पावर शेयर्स हैं, वो लोग वो लोग नोटिस देंगे अगर 6 वीक्स पहले भी मीटिंग हो सकती है। और अगर सर्कुलेटेड स्टेटमेंट रहेगा तो फिर 2 वीक पहले मीटिंग हो सकती है, जिस डेट में हो रही थी उससे 2 वीक पहले और 6 वीक पहले हो सकती है। ठीक है, 10% वोटिंग पावर रहेगा तब। नेक्स्ट सेक्शन है 115, एलिजिबल मेंबर फॉर स्पेशल नोटिस। अगर कोई मेंबर, तो उनको स्पेशल नोटिस देते कोई कोई मेंबर्स को जिनके पास 1% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर शेयर रहता है, मतलब कम से कम 1% रहता है, और जिसको जो होल्ड करता है 5 लाख तक के शेयर्स। ठीक है, तो उनको एक स्पेशल नोटिस जाती है। ठीक है, नोटिस जो रहेगी वो रिसीव हो जाएगी 3 महीने के अंदर बिफोर जनरल मीटिंग, बट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। मतलब अगर आपको 3 महीने पहले भी नोटिस रिसीव हो रही है जीएम की तो इट्स ओके, बट कम से कम 14 दिन पहले तक तो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि यार दूर दूर रहते हैं ना, टिकट बनवाना पड़ता है, इसीलिए इतना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, फिर कंपनी शैल गिव नोटिस टू ऑल मेंबर 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। हर एक एक इंसान को 7 दिन पहले जनरल मीटिंग के पहले नोटिस मिलना कंपलसरी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है 117, कंपनी सॉरी कॉपी ऑफ सर्टन रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फिल्ड विद इन 30 डेज। ठीक है, कॉपी अपन को रिजोल्यूशन की, एग्रीमेंट की 30 डेज तक अपन को फाइल करना है आरओसी तक। ठीक है, मिनट्स मिनट्स बुक होती है यार, पूरा टाइम टू टाइम ना सब चीज लिखते हैं मिनट्स बुक में, क्या हुआ, कब हुआ, कौन क्या बोला। ये मीटिंग में बैठते ना तब मिनट्स बुक लिखते हैं। ठीक है, एज अ रिकॉर्ड, जैसे कि सीसीटीवी होता है ना, तो तुम मिनट्स बुक को सीसीटीवी मान लो, लिखित सीसीटीवी। ठीक है, तो जो 118 है ना, वो बताता है कि जो मिनट्स बुक है अपन को 30 डेज के अंदर अंदर तक बना लेना है जब मीटिंग खत्म होगी। ठीक है, फिर 119 जो है ना, वो बताता है कि जो मेंबर है ना वो कॉपी ले सकता है मिनट्स की 7 वर्किंग डेज में। ठीक है, फिर जो 121 जो है ना, सेक्शन 121, वो बताते हैं कि जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना, उनको फाइल करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट एजीएम में 30 डेज तक। ठीक है, वो रिपोर्ट फाइल करेंगे अपनी एजीएम में 30 डेज में, विद इन 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है 1 to 3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मैं जो इंपॉर्टेंट बोलती हूँ उसके लिए आप जाग जा करो। फिर सो गए आप लोग? सोना नहीं है यार, इतनी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग को कुछ फीडबैक देना तो यू कैन कमेंट, आई रिप्लाई 100% श्योरिटी। ओके, चलो। फिर डिविडेंड, यार डिविडेंड का मतलब तो सबको पता ही है, आप लोग जिस भी लेवल में हो वहां तक तो डिविडेंड का मतलब पता होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जब अपन कुछ शेयर खरीदते हैं ना, तो अगर उसमें कंपनी कुछ कमाती है तो वो शेयर होल्डर्स को देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड शैल बी डिपॉजिट इन सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। कंपनी अगर आज डिक्लेयर की है तो आज से लेके 5 दिन के अंदर अंदर ना उसकी ड्यूटी रहती है कि वो डिविडेंड को एक अलग से बैंक में जमा कर दे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ना यार बैंक में जमा करेंगे ना तो श्योरिटी रहेगी कि हाँ पैसे मिलेंगे। नहीं तो अगर बैंक के पास रहा तो खर्च हो सकते हैं ना। जैसे कि अगर आपकी जेब में पैसे होंगे और आप किसी को बोल दी कि हाँ भाई 5 दिन के अंदर तक को लौटा दूंगा, और आप उस पैसे को कहीं जमा करके रखे सेफ में, तो फिर वो जमा रह सकता है। पता चला पार्टी में, बीच में पार्टी वार्टी में चले गए, या फिर अपने स्पेशल वन को घुमाने ले गए, हो गए खत्म सारे पैसे। ठीक है, इसलिए बैंक में जमा करके रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैक्सिमम डिविडेंड जो रहता है अपन रिजर्व से देते हैं। अगर इनएडिक्वेट रहा, ठीक है, मतलब अपन बोल तो दी डिविडेंड देंगे, बट पैसे तो है नहीं, तो कहाँ से दोगे? ठीक है, तो बता रहा है कहाँ से देना है उस केस में। ठीक है, तो देख डिविडेंड एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का एवरेज निकालना, और जितना आ रहा है ना उतना डिविडेंड का रेट आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं हमारी कंपनी तो अगर डिविडेंड नहीं देंगे ना तो शेयर होल्डर भाग जाएंगे, तो नहीं नहीं यार हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, हम तो बहुत बहुत डिविडेंड देंगे, तो अलाउड नहीं है। पैसे तो है नहीं जेब में और बोल रहे हो कि मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, ऐसा नहीं हो सकता। चुपचाप से नैनो में ऐश करो। ठीक है, मतलब 3 साल का तुम देखो जो भी रेट है, फॉर एग्जाम्पल 15 बांटे थे एक बार, 16 बांटे थे और 17 बांटे थे पिछले 3 साल में, तो तीनों का एवरेज निकालना 16 आ जाएगा, तो 16% तक आप बांट सकते हो इस साल। ठीक है, फिर नेक्स्ट अमाउंट ड्रॉ कर सकते हो आप 10% तक का पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। ठीक है, लॉसेस जो रहेगा उसको सॉर्ट सेट ऑफ करने के बाद
ठीक है? फिर बैलेंस ऑफ रिज़र्व ना 15% पेड अप शेयर कैपिटल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म कर दिया उसको, 15% तक उसमें रहना चाहिए। और इंटरिम डिविडेंड अगर होता है ना, और अगर आपको लॉस हो रहा है पहले, ठीक है? इंटरिम डिविडेंड का क्या मतलब होता है कि साल के बीच में अगर अपन कोई डिविडेंड बाँट देते हैं, तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है? तो अगर अगर लॉस हुआ प्रीवियस क्वार्टर में और आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हो, तो उस केस में आप एवरेज ले लोगे 3 साल का और उसी रेट से अपन देंगे, सेम है। ठीक है? फिर सेक्शन 124 है, डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर कर देते हो तो 30 दिन के अंदर आपको देना पड़ता है। ठीक है? अगर कोई अनक्लेम रख देता है डिविडेंड को, तो 7 दिन तक आपको उसको अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में जमा करना पड़ता है। ठीक है? इफ नॉट ट्रांसफर, अगर आप ट्रांसफर नहीं किए तो 12% का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है? इफ ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर कर दिए तो वेल एंड गुड, अपलोड कर दो अपना स्टेटमेंट 90 डेज के अंदर। ठीक है? ट्रांसफर करना है आपको इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में 7 साल तक वहाँ पर रहेगा। मतलब ना, ट्रांसफर टू वो फंड आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल के बाद आपको ट्रांसफर करना है। देखो, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिविडेंड डिक्लेयर किए, बहुत सारे लोग आए थे, मिस्टर शर्मा जी तो नहीं आए यार, उनका डिविडेंड रखा है यार, क्या करें? तो उसको क्या करोगे आप, चुपचाप से 7 दिन के अंदर अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में रखना, 7 साल के लिए, 7 ईयर्स तक रखना है आपको, 7 दिन के अंदर-अंदर 7 साल के लिए रखना है। मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना, फिर से बोल रही हूँ। 7 दिन के अंदर-अंदर अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में आपको शर्मा जी के पैसे को रखना है 7 साल तक। उसके बाद भी अगर शर्मा जी का कोई अता-पता नहीं है, तो आप उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल सकते हो। ठीक है? और अगर आप ये काम कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, 90 डेज़ के अंदर बता देना स्टेटमेंट अपलोड करके कि हाँ, मैंने ये काम कर दिया, नहीं तो फिर 12% का आपको इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 127, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड टू द शेयर होल्डर, अगर डिविडेंड शेयर होल्डर को पे नहीं हुआ 30 डेज के अंदर, तो फिर 18% का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है? फंड में नहीं ट्रांसफर करने से 12 लगता है, लोगों को ही नहीं दिया तुमने, 18 लगेगा। ठीक है? नेक्स्ट, सेक्शन 128, बुक ऑफ अकाउंट्स टू बी प्रिजर्व फॉर 8 ईयर, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट का आपको 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है। सॉरी। कैन बी केप्ट एट एनी प्लेस, कहीं पर भी आप रख सकते हो, बट उसके लिए आपको ना आरओसी को बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर कि हम कहीं पर भी रख रहे हैं, नहीं तो फिर आपको रजिस्टर ऑफिस में ही रखना चाहिए वैसे तो। नेक्स्ट है 129 ए, कॉपी ऑफ पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फिल्ड विद इन 30 डेज, जो पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप करते हो ना, उसको आपको 30 दिन के अंदर फाइल करना है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 130, अकाउंट्स टू बी रीओपन फॉर 8 ईयर्स, मतलब अकाउंट्स कभी भी रीओपन हो सकता है 8 साल के बीच में। ठीक है? वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अलाउड फॉर नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स 3 फाइनेंशियल, अगर आप खुद से, मतलब अपनी स्वेच्छा से, खुद से ही अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप देखना चाहते हो, तो 3 साल तक का आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 135, फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि सीएसआर तो एक अच्छा काम है, सबको पता होना ही चाहिए। सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है कि हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है, कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। जैसे कि एक एक फैक्ट्री लगी, समझ लो अमूल की फैक्ट्री लगी, ठीक है? तो वो यार वहाँ पर फैक्ट्री में हमको वर्कर चाहिए, है ना? और बहुत सारे लोग चाहिए, तो वर्कर अपन लिए उस गाँव से जिस गाँव में फैक्ट्री लगी, तो वहाँ के लोग आए, तो वो सोसाइटी का पार्ट बने, तो उन लोग का एजुकेशन होना तो हमारी ज़िम्मेदारी ना। अब अपन वहाँ पे फैक्ट्री किए, वहाँ पे पॉल्यूशन किए, ठीक है? तो वहाँ का एनवायरनमेंट को सेव करने की ज़िम्मेदारी हमारी, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट दिए उनको, तो फिर उनका जो ग्रो करने का भी ज़िम्मेदारी हमारी। तो अगर अपन उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल खुलवा दिए, ठीक है? उनको फूड फैसिलिटी दे दिए, उनकी फैमिली प्रोटेक्शन कर दिए, या फिर एनवायरनमेंट के लिए पेड़ लगवा दिए, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट जो है वो बहुत सारे सोसाइटी, मतलब अपना सोसाइटी बनवाया हुआ है, सब स्कूल भी है उनके अंदर में, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है? तो वैसे सीएसआर जो है ना, वो एक एक्टिविटी जो कंपनी करती है और इसका इनकम टैक्स में डिडक्शन भी नहीं मिलता है। ठीक है? तो अगर आपका नेट वर्थ 50 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो, क्योंकि आप एलिजिबल हो यार, गरीब इंसान को नहीं बोल रहे करने के लिए, तुमको बोल रहे हो क्योंकि तुम एलिजिबल हो। ठीक है? इसके लिए वो कैसे करेगा? हम कैसे मान लें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कमेटी बैठाएँगे। तो इसके लिए कमेटी बनती है, ठीक है? तो कमेटी में कैसे रहेंगे, 3 डायरेक्टर रहेंगे कम से कम, जिसमें से 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है? 3 डायरेक्टर रखो, उसमें से कम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, ठीक है? इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड, कमिटी टू बी हैव 2 डायरेक्टर, अगर समझ लो कि आप 3 डायरेक्टर नहीं रख पा रहे हो और 2 ही रखे, तो 2 में अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो भी चलता है, ठीक है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ सीएसआर कमिटी इफ अमाउंट इज़ स्पेंड ऑन सीएसआर इज़ 50 लाख, अगर आप 50 लाख तक का पैसा खर्च करते हो सीएसआर में ना, तो फिर आपको कमेटी की ज़रूरत नहीं है। 50 लाख तक खर्च करोगे तो हम मान लेंगे कि ठीक है, मैनेजेबल अमाउंट है, कमेटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब खर्च कैसे करोगे वो बताते हैं।
कौन-कौन से खर्च को मानेंगे ये सब बताएँगे, ठीक है? तो अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन सीएसआर 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। आखिरी मतलब ये 1 साल हुआ, ये 2 साल हुआ, ये 3 साल हुआ, ये तीनों साल का एवरेज निकालोगे और जितना अमाउंट आएगा उसका 2%। 1 सेकंड, मैं थोड़ा अच्छे से बताती हूँ, रुको। देखो, ये टाइमलाइन है, ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। अरे! फिर से, सॉरी गाइज़, थोड़ा ग्लिच आ जाता है। हाँ, देखो, ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ठीक है? तो ये 3 साल जो है ना, इसका अब तुमको एवरेज लेना है, मतलब जो भी अमाउंट आएगा डिवाइड बाय 3 इंटू करना 2%। जो भी अमाउंट आएगा मिनिमम कम से कम उतना तो तुमको देना ही है, ठीक है? 2% तो दे ही सकते हो आप, वो भी इस साल का नहीं बोल रहे, एवरेज का बोल रहे हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट, ट्रांसफर अनस्पेंड अमाउंट ऑन सीएसआर शेड्यूल 7 फंड विद इन 6 मंथ। अगर समझ लो कि आप कुछ स्कूल खोलने गए फॉर एग्जांपल, अब आप लेके गए थे 1 करोड़ रुपीस, जो कि अमाउंट है ना, समझ लो 1 करोड़ है फॉर एग्जांपल, 1 करोड़ है। अब स्कूल तो बन गया आपका 80 लाख में, 20 लाख बचा हुआ है, तो क्या करोगे? तो 20 लाख जो आप निकाल के रखे थे कि खर्च करूँगा, बट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो काम कम में हो गया, तो वो आप 20 लाख को 6 महीने के लिए ये अकाउंट में जमा कर दो, अनस्पेंड अकाउंट में, ठीक है? फिर सीएसआर टू बी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ट्रांसफर द अनस्पेंड अमाउंट टू अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट विद इन 30 डेज। सेम है, 30 डेज के अंदर आपको जमा करना है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन पहले तक कर देना है, मतलब मार्च के फेब एंड तक आपको कर देना है, ठीक है? जो भी अनयूटिलाइज नहीं, टू बी यूटिलाइज विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, और जो पैसे जमा कर दिए उसको रखने के लिए नहीं दिया आपको, उसको 3 साल के अंदर आपको खर्च करना है, वो भी सीएसआर में खर्च करना है, ठीक है? फाइलिंग विच विच ट्रांसफर टू शेड्यूल 7 फंड विद इन 30 डेज फ्रॉम, ठीक है? मतलब जो उसका फाइलिंग भी करना है जो आप 30 डेज के अंदर डाले थे पैसे, ठीक है? फिर नेक्स्ट, ये पार्ट यहाँ तक सेम है ना? 1 मिनट, यहाँ तक सेम है। ठीक है, तो आप जो पैसे डाले थे वहाँ तक आपको फाइलिंग करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। फिर कंपनी कैन अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटी थ्रू अनदर कंपनी। अगर आप खुद नहीं कर सकते ना तो आप किसी को दे देना कि यार मेरी तरफ से सीएसआर कर दे। समझ लें कि आप रिलायंस कंपनी हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा सीएसआर करूँ बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो आप किसी एनजीओ को खोज के लाओ जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ना, मतलब ऐसे किसी को मत लाना, ढंग का लाना है, अच्छा खासा एनजीओ, उसको बोलना ही पैसे रख और जाके अच्छे काम कर मेरी तरफ से, तो वो आपकी तरफ से अच्छे काम करेगा, ठीक है? आपको पुण्य मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है? फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्टिविटी, जो टोटल अपन खर्च करेंगे ना वो 5% होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का, और सेट ऑफ एक्सिस एक्सपेंस टू बी अलाउड विद अप टू 3 इयर्स। अगर आपको कुछ भी एक्सिस हुआ, जो भी रहेगा ना 3 साल तक आपको निपटारा करना है, मतलब सीएसआर से रिलेटेड जो भी दे रहेगा 3 साल तक उस चीज़ को खत्म करना ही चाहिए अपन को। ज़्यादा बच गया पैसा तो भी वैसे सेट ऑफ कर दो, ठीक है? अगर पैसे कम खर्च हुए तो जमा कर दो 3 साल तक के लिए, 3, 3, 3, 3, 30, 3, 30, बस यही है इसमें, ठीक है? आगे सीएसआर का रिपोर्टिंग कैसे करोगे? तो इफ एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन इन 3 फाइनेंशियल ईयर 10 crores impact the assessment to be done of CSR project completed not less than 1 year before having outlay of 1 crores। अगर आपका एवरेज जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है 3 साल का, ठीक है, जो कि 10 करोड़ से कम है, तो फिर अगर वो आपको असेसमेंट में इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो 1 साल पहले ही आपको, मतलब वो खर्च आउटले मतलब खर्च करना, ठीक है, तो 1 करोड़ खर्च करने से पहले ही आपको 1 साल पहले ही बता देना कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, जो भी है, जैसे भी वो सब आपको बताना है, ठीक है? रिपोर्टिंग करना है, मतलब रिपोर्टिंग इन द सेंस बताना है आपको, ठीक है? एक्सपेंडिचर ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट कैन बी ट्रीटेड एज़ सीएसआर एक्सपेंस अप टू लोअर देन 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंसेस और 50 लाख। तो जो एक्सपेंसेस है ना, उसको अपन सीएसआर एक्सपेंस कब मानेंगे? जब वो लोअर होगा 5% ऑफ टोटल सीएसआर उससे या फिर 50 लाख से, ठीक है? सेक्शन 136 बोलता है कि जो एनुअल रिपोर्ट है ना वो 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, मतलब आपको ना उसको सर्कुलेट करना है कि एनुअल रिपोर्ट जो भी रहेगी ना उसको सब मेंबर को आपको बता देना है 21 दिन पहले जनरल मीटिंग के, और सेक्शन 8 के लिए 14 दिन पहले। और ये पूरा सेम पॉइंट हम कहाँ पढ़े थे आपको याद करके मेरे को कमेंट करके बताना है, ये पूरा डब्बा पूरा सेम पढ़े हम लोग, बस ये यहाँ पर नहीं था, इसको हटाकर पूरा सेम पढ़े, कहाँ पढ़े आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी मैं मानूँगी कि आप जागते हुए वीडियो देखे हो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी, ठीक है?
तो चलो फिर मैं बता देती हूँ, मैं नहीं बताऊँगी, आपको ही बताना है। हाँ, मैं भूल गई थी, याद आ गया मेरे को, ठीक है। तो जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपको क्लियर 21 डेज़ से पहले-पहले सबको बता देना है, सर्कुलेट कर देना है। 14 दिन इन केस ऑफ सेक्शन 8, शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है अगर 95% लोग बोलेंगे कर दो यार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाला भी अपन पढ़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन भी दे सकते हैं लिस्टेड कंपनी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी अगर नेट वर्थ उनका 1 करोड़ है और टर्नओवर 10 करोड़ है तो। नेक्स्ट है सेक्शन 160 160 नहीं यार 137 ही तो, हाँ 137 एनुअल रिपोर्ट टू बी फिल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। अगर कोई एनुअल रिपोर्ट है आरओसी को अपन को देना है 30 डेज के अंदर, और अपन मेंबर्स का कितना पढ़े हैं, भूलना मत, मेंबर को 21 डेज पहले बताना है और आरओसी को 30 दिन के अंदर बताना है। एजीएम है, वहाँ पे जीएम था, यहाँ पे एजीएम है, ठीक है। एजीएम और एडजर्न एजीएम, एडजर्न का मतलब क्या होता है कि सेम डे सेम वीक सेम प्लेस में एक हफ्ते के लिए मीटिंग आगे बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो सकता है, कोरम नहीं आया या वॉट एवर, ठीक है। तो फिर अब एडजर्न एजीएम और एल्स लास्ट डेट, या फिर अगर एडजर्न हो, ड्यू डेट हो या फिर कुछ भी हो, एनुअल रिपोर्ट तो आपको देना ही है। आरओसी को बहाने नहीं कर सकते आप कि सर एडजर्न हो गई थी मीटिंग, हम कैसे दे, ये बहाना नहीं चलेगा। सर मीटिंग तो हुई नहीं, आप कैसे दे, ये बहाना भी नहीं चलेगा, ठीक है। देना ही पड़ेगा। ओपीसी टू फाइल विद इन 180 डेज, अगर ओपीसी है तो 180 डेज मिलेंगे, मतलब 6 मंथ मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 180 डेज मिलेंगे, बट इनको 30 दिन ही मिलता है, वो भी एजीएम से, ठीक है। नेक्स्ट एक्सबीआरएल, गाइस इसके ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियो बना कर रखी हूँ एक्सबीआरएल के ऊपर कि एक्सबीआरएल क्या होता है, अगर आपको जानने की उत्सुकता है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, ठीक है। तो XBRL फाइलिंग मैंडेटरी फॉर लिस्टिंग एंड इंडियन सब्सिडरीज, तो जो भी लिस्टेड है और इंडियन सब्सिडरीज है उनको XBRL की फाइलिंग करनी पड़ती है। कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है और अगर वो इंडियस में कन्वर्ट होते हैं तो उस केस में उनको XBRL रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, ठीक है। बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, एचडीएफसी आर एग्जम्प्ट, इन बेचारे लोग को एग्जाम कर दिए हैं, किसको किसको, बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, ठीक है। एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग में आपको बता ही देती हूँ, एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग में वो है, मतलब एक फॉर्म है रिपोर्ट करने का, ठीक है। उस मतलब उस टाइप से रिपोर्टिंग करते हैं अपन, मतलब जैसे कि अपन पीडीएफ में करते हैं ना रिपोर्टिंग, तो वैसे पीडीएफ को नहीं करके एक्सबीआरएल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 138 क्या, इंटरनल ऑडिट, यहाँ से ऑडिट की सेक्शन स्टार्ट हो गए गाइस, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी एंड आइदर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो इंटरनल ऑडिट है वो एप्लीकेबल होती है लिस्टेड कंपनी में तो होती ही है, और बाकी में किस में होगी ये बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है पब्लिक कंपनी में तो 25 करोड़, और पेड अप शेयर कैपिटल है तो 50 करोड़, बोरोइंग है तो 100 करोड़, टर्नओवर है तो 200 करोड़, डबल 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 कर देना, बस ऐसे याद कर लो, डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, टर्नओवर, डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, टर्नओवर। प्राइवेट कंपनी वालों के पास तो ऊपर वाला होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इन बेचारे लोग तो डिपॉजिट बाहर से लेते नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल बाहर से लेते नहीं है, बोरोइंग तो ले सकते हैं, तो बोरोइंग को देखेंगे और टर्नओवर को देखेंगे और वो भी सेम है, ठीक है, ये दोनों तो सेम है पूरा, तो बस ये याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर इज अपॉइंटेड टिल 6th ऑफ एजीएम, मतलब अगर आज आपने एक ऑडिटर को अटेंड किया, मतलब अपॉइंट किया है एजीएम में ना, तो आज का एजीएम को पहला एजीएम मानेंगे और जो 6th एजीएम होगा ना तब तक उसका पीरियड चलेगा, तो मतलब ये टोटल 5 साल तक हमारे साथ रहेगा। अगर वही फर्म ऑफ ऑडिटर होती, मतलब ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, ठीक है, अगर फर्म रहेगी ना तो डबल हो जाता है, ये ईयर 10 हो जाता है फर्म के केस में, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि यार एक ही इंसान से अपन ऑडिट थोड़ी कराते रहेंगे, अलग अलग से कराएंगे, तो रोटेशन करवाते हैं। कब करवाते हैं रोटेशन, जब आपकी कंपनी बड़ी होगी, छोटी मोटी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो लिखा है रोटेशन लिस्टेड कंपनी करवाती है, अनलिस्टेड भी करवा सकती है अगर 10 करोड़ तक है उसका, और प्राइवेट कंपनी कराएगी अगर 50 करोड़ तक है उसका टर्नओवर, ठीक है, नहीं सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल, और लोन पब्लिक डिपॉजिट, और लोन पब्लिक डिपॉजिट अगर है 50 करोड़ तक तो करवाना पड़ता है रोटेशन, ठीक है। रोटेशन का प्रोविजन अलग से आता है एग्जाम में गाइस, जैसे आप स्किप मत करना, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, मैं फिर से बता रही हूँ, रोटेशन जो है वो लिस्टेड कंपनी करवाती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो रहती है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रहता है, प्राइवेट कंपनी और पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ तक रहता है, और लोन और पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ तक रहता है,
ठीक है? हर एक इंडिविजुअल का 5 ईयर का रहता है, मैंने बताया, फर्म का 2 टर्म रहता है, मतलब 10 साल रहता है। कूलिंग पीरियड का ये मतलब होता है कि एक बार काम कर के इंसान थक जाएगा ना, तो 5 साल का उनको कूलिंग पीरियड मिलता है। हर टर्म के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड रहता है। ठीक है? इन गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी अपॉइंट करता है 180 डेज़ के। ठीक है? सीएजी अपॉइंट करेगा ऑडिटर को 180 डेज़ के अंदर, जब फाइनेंशियल ईयर जिस दिन स्टार्ट हुआ ना, 1 अप्रैल से लेके उसके पास टाइम रहेगा पूरा 30 सितंबर तक, तब तक वो सीएजी को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है? उसके फर्स्ट ऑडिटर। ये वाले सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अगर आपको रिवाइज करना है ना, तो रिप्ले कर करके भी देख सकते हो। ठीक है? उसके फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर मतलब बाय बोर्ड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एल्स बाय मेंबर विद इन 90 डेज। ठीक है? अगर बोर्ड करेगा ना, तो 30 दिन मिलेगा इनकॉर्पोरेशन के बाद फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। बट बोर्ड इतना निकम्मा है कि अपॉइंट ही नहीं कर पाया, तो मेंबर अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेंगे, हम करेंगे। तो गाइस, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये समझ लो टाइम पीरियड है, और ये इनकॉर्पोरेशन है आपका। ठीक है? तो इनकॉर्पोरेशन जब हो रहा है ना, तो उससे लेके 30 डेज तक ना बोर्ड को टाइम दिया जाएगा कि बोर्ड का टाइमिंग यहाँ तक चलेगा। और अगर ये नहीं कर पाया ना, तो मेंबर करेंगे। तो गाइस, मेंबर जो है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 डेज है ना। ठीक है? मतलब कह सकते कि इनका देखने का तो 60 डेज ही बचा, तो ये 60 प्लस 30 वाला है। ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे है इसका लैंग्वेज, देखो लिखा है 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब यहाँ से, और फिर विद इन 90 डेज, मतलब टोटल विद इन 90 डेज, ये ऐसा है। ठीक है? फिर अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी ना, तो मैं फिर से आपको अच्छे से समझा देती हूँ गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसे होगा। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसा होगा? अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी अपॉइंट होता है। ठीक है? विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ से 60 डेज, 60 डेज तक कौन करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा। ठीक है? और कहाँ चला गया? हाँ, एल्स बाय बोर्ड विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। अगर ये नहीं कर पाया तो 30 डेज के अंदर फिर बोर्ड करेगा। ठीक है? और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाया, तो फिर कौन करेगा? तो फिर मेंबर करेंगे। ठीक है? मेंबर करेंगे, एल्स बाय मेंबर विद इन 60 डेज। ठीक है? 60 डेज में करेंगे मेंबर्स फिर। आई होप आप लोग को आ रहा होगा समझ में। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी बताती हूँ। अब कैजुअल वैकेंसी ये है कि यार कभी भी ना ऑल्टर जा सकता है, हमको छोड़ के, हमारा साथ छोड़ के जा सकता है, तो कहीं भी चले जाएगा तो कैजुअल वैकेंसी होती है। जैसे कि हो सकता है कि भगवान ना चाहे बट अगर एक्सीडेंट हो गया, या फिर डेथ हो गई, या फिर इनकेपेबल हो गया, या डिस्क्वालीफाई हो गया, या फिर वो कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो वो नहीं दे सकता। ठीक है? कुछ भी केस हो सकता है, तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। और अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो 30 डेज के अंदर बोर्ड को वो कैजुअल वैकेंसी को ना भरना रहता है। मतलब वहाँ पर वैकेंसी हो गई तो वहाँ पे किसी और को रखना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर। और अगर रेज़िग्नेशन होता है ना, तो उसमें 3 महीना मिलता है। रेज़िग्नेशन का रीज़न ये है कि रेज़िग्नेशन क्यों करेगा कोई इंसान अपनी पोस्ट से? क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड उनको परेशान करके रखे हो, इसलिए 3 महीने का समय दे रहे हैं। और इन गवर्नमेंट कंपनी जो रहता है 30 डेज़ ही मिलता है दोनों केस में। ठीक है? रिमूवल, कोई भी ऑडिटर को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है? तो कैसे रिमूव करोगे? उसके लिए हमको सबसे पहले बोर्ड रेज़ोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर सीजी की अप्रूवल लेना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर, और उसके बाद एसआर पास करना पड़ेगा 60 डेज़ के अंदर, तब जाके आप रिमूव कर सकते हो। मतलब ऐसे ही आप रिमूव नहीं कर सकते, कोई इतना मेहनत से ऑडिटर बना है, पढ़ लिख के सीएसी, एमए, सीएस कर रहा है और तुम निकाल दोगे यार, मतलब हद है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए इतना बड़ा प्रोसीजर है कि उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेज़ोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सीजी की अप्रूवल लेना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर, और फिर स्पेशल रिज़ोल्यूशन पास कराना पड़ेगा 60 डेज़ के अंदर। ठीक है? अगर तुम चाहो खुद से कि यार नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत घटिया लोग हैं यार, मैनेजमेंट बेकार है एकदम, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देते, क्या ऑडिट करे, जब भी देखो बस मैनिपुलेशन करने बोलते रहते हैं, तो आप परेशान हो गए, तो आप बोलोगे कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो आप रिजाइन कर दी वहां से, तो आप 30 दिन के अंदर नोटिस दो और चलते बनो अपना, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है? एनसीएलटी चेंज ऑडिटर, कभी कभी ना एनसीएलटी भी चेंज कर देती है ऑडिटर को। तो फिर अगर वो वाले ऑडिटर को, अगर है तुम्हारे यहाँ, समझ लो कि एनसीएलटी ही रख दी तुम्हारे यहाँ ऑडिटर, तो उस केस में तुम ऑडिटर को रिमूव ही नहीं कर सकते। पहली बात तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं उनके ऑडिटर को रिमूव करने का। ठीक है? ठीक है? और अगर ऑडिटर उसको हटाए किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति 5 साल तक ऑडिटर नहीं रहेगा, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर 5 ईयर्स।
ठीक है? अगर एनसीएलटी बोल दिया यार ये व्यक्ति जो है ना ये बहुत घटिया ऑडिटर है, तो अगर एनसीएलटी बोल दी ये बात, तो तुम 5 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है? डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मतलब ये पूरा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, एंड एंड का जो ऑडिटर पार्ट चल रहा है, क्योंकि आता ही है एग्जाम में। ठीक है? तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, पर्सन रिलेटिव और पार्टनर होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश और को सब्सिडी, बट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी इन कंपनी ऑफ 1 लाख रुपीज, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू, सॉरी फेयर वैल्यू जो है वो 1 लाख है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन है, कोई रिलेटिव है या कोई पार्टनर है, वो सब लोग मिला के, या तो उनका इंटरेस्ट है कैश में, या तो फिर वो लोग सब्सिडरी रखे कंपनी की, कुछ भी है, तो वो लोग अगर रख देंगे ना तो वो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है? बट अगर 1 लाख तक रखते हो तो चलता है यार, 1 लाख छोटा अमाउंट है तो चलता है वहां तक। ठीक है? फर्दर इफ अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ ना, तो फिर तुमको 60 डेज का टाइम मिल रहा है, अपने रिलेटिव को समझा दो कि 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें यहाँ पर, नहीं तो तुमको ऑडिटर से हटा देंगे हम। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन रिलेटिव और पार्टनर इनडेटेड, मतलब उनके ऊपर एहसान के तले दबे रहते हैं, जो बोलते हैं ना वो इनडेटेड होता है। तो वो 5 लाख तक अगर होता है, तो उस केस में 5 लाख तक है तो चलता है, और उससे ज्यादा अगर हुआ ना तो फिर तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है? फिर पर्सन रिलेटिव और पार्टनर हैज गिवन गारंटी, अगर कोई पर्सन रिलेटिव या पार्टनर तुमको गारंटी दे रहा है, मतलब कंपनी को गारंटी दे रहा है, या फिर कंपनी गारंटी या सिक्योरिटी 1 लाख तक की, तो उस केस में तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो। ठीक है? 1 लाख तक चलता है। नेक्स्ट, ऑडिटर जो रहेगा वो 20 कंपनी तक में ही ऑडिटर बन सकता है, उससे ज्यादा में नहीं बन सकता, नहीं तो एक इंसान कितनी ऑडिट करोगे, बस बस करो भाई, बस करो। ठीक है? तो बट उसमें एक्सक्लूजन भी है, ओपीसी मत लेना, डॉर्मेंट मत लेना, स्मॉल मत लेना, प्राइवेट मत लेना, और जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है उनको भी मत लेना। 20 कंपनी जब इंक्लूड करोगे तो ओपीसी, डॉर्मेंट, स्मॉल, प्राइवेट कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल जिनका 100 करोड़ से कम है उनको मत लेना। नेक्स्ट, 143, 143 में बोर्ड है कि अगर तुमने फ्रॉड किया है जो कि 1 करोड़ तक का है, तो ऑल्टर को, अगर तुमको पता चल गया, तुम ऑल्टर हो, तुमको पता चल गया 1 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, तो तुमको जल्दी से जल्दी जाके 2 दिन के अंदर बोर्ड को बता देना है। ठीक है? और अगर 1 करोड़ से कम है, ठीक है, तो फिर तुम बोर्ड को बता देना, और फिर बोर्ड के इंतजार करना 45 डेज तक कि बोर्ड हमको रिपोर्ट देगी, और उसके बाद तुम जाके सीजी को बताना 15 दिन के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट, मेरा फेवरेट सेक्शन 148, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है गाइस। अगर तुम्हारा तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें वो गुड्स तुम्हारा सर्टिफाइड है, मतलब स्पेसिफाइड है, गुड्स सर्विसेज, या ओवरऑल टर्नओवर तुम्हारा 35 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में ना आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है? और कॉस्ट ऑडिट कब होगा? कॉस्ट ऑडिट कब होगा? तो कॉस्ट ऑडिट तब होगा जब ओवरऑल तुम्हारा 50 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है, और रेगुलेटेड सेक्टर में, रेगुलेटेड का लिस्ट अलग है और नॉन रेगुलेटेड का लिस्ट अलग है, आप फाइनल में पढ़ेंगे। ठीक है? और 100 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में। ठीक है? तो उस केस में कॉस्ट ऑडिट होता है। देखो गाइस, यहाँ पर दिया है कि एंड है मतलब ऐड करना है, एंड मतलब ऐड होता है। ठीक है? अगर आपका ओवरऑल मतलब टोटल, टोटल अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, और समझ लो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इसका एग्जाम्पल ये है कि समझ लो कि आप ना कोई ऐसे गुड्स में काम करते हो जो कि ना आपका स्पेसिफाइड है, और आप कोई ऐसे गुड्स में भी करते हो जो स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब ये स्पेसिफाइड है और ये स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है? बट तो आप जब टर्नओवर देखोगे ना, तो ये दोनों का ऐड करना और उसका टर्नओवर देखना, अगर ये 50 करोड़ से ज्यादा है ना, और इस बेचारे का टर्नओवर, इस बेचारा सॉरी स्पेसिफाइड ये ना, इस बेचारे का टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी है। ठीक है? और वही नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ये जो स्पेसिफाइड रहता है ना, वो हो जाता है 35, और जो टोटल है, मतलब ये टोटल जो है ना, ये दोनों का मिला के टोटल ये 100 हो जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी है। ठीक है? नेक्स्ट है कि हम लोग को कॉस्ट ऑडिट अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर है आज चालू हुआ, तो आज से चालू हुआ, वैसे 6 महीने मतलब सितंबर तक आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। ठीक है? कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? याद रखना कि बोर्ड ही अपॉइंट करती है, बोर्ड ही रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है, बोर्ड को ही हम रिपोर्ट देते हैं। सब में बोर्ड 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 आने वाला है। ठीक है? एकदम सोचने का ही नहीं, सब बोर्ड में टिक 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 करने का।
ठीक है? तो कॉस्ट लेटर अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड करती है, 180 डेज़ के अंदर करती है। अपॉइंटमेंट अगर आप ना देखो रिपोर्ट का ये है कि रिपोर्ट तुमको कब फाइल करना है, ठीक है? एक बात तो ये याद रखना कि जैसे ही तुम रिपोर्ट दे देते हो ना, तुम वहाँ के सीएमए नहीं रहते फिर। जैसे ही रिपोर्ट दे देते हो उसके तुम्हारा काम खत्म, ठीक है? अपॉइंटमेंट टिल अर्लियर ऑफ 180 डेज़ ऑफ क्लोज़र ऑफ फाइनेंशियल ईयर और सबमिट रिपोर्ट। समझ लो कि आप ये फाइनेंशियल ईयर है और आपने जैसे ही खत्म हुआ ना फाइनेंशियल ईयर, एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर का, तो इसके 6 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देना होता है, ठीक है? तो अगर आप रिपोर्ट दे दिए 30 सितंबर को तो अच्छी बात है। अगर आप उससे पहले जुलाई में ही दे दिए, तो फिर आप जुलाई में ही आपका टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है? जुलाई तक ही आप ऑडिटर थे, ये मानेंगे अपन, क्योंकि आप जुलाई में रिपोर्ट दे दी, आपका काम खत्म। आप क्यों आए थे यहाँ? रिपोर्ट बनाने आए थे, बना दी, अब जाओ, ठीक है? कैजुअल वैकेंसी अगर होती है तो 30 डेज़ के अंदर बोर्ड फिल करती है, ठीक है? और रिपोर्ट भी अपन 180 डेज़ के अंदर बोर्ड को ही देते हैं, जल्दी भी दे सकते हैं बट मैक्सिमम 180 डेज़ है, ठीक है? कंपनी सब कुछ बात सीजी को बताएगी 30 डेज़ के अंदर, ठीक है? यहाँ पे सीजी को बताते हैं अपन 30 डेज़ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऑल द बेस्ट एंड डोंट मतलब भूलना नहीं यार, तुम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबका एग्जाम है, सबकी हेल्प करनी चाहिए हमें, ठीक है? मैंने आपकी हेल्प की, आप अपने दोस्तों की हेल्प करो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और जो भी फीडबैक है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, प्यार बरसाओ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चिंता मत करो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, मुझे भरोसा है कि तुम कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, जो आता है उस पर फोकस करो, ठीक है? बाय।